अगला जो ग्राफ है वो है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसा हमने पिछली बार ग्राफ बनाया था वैसा ही ग्राफ बना लेते हैं। आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ। इसमें हमने वैसे ही एक लाइन ले ली। बस यहाँ पर हमने क्या किया, v1 v2 v3 इस तरह से कुछ ले लिया। किस साइड में स्पीड ले लिया हमने यहाँ पर, या इसको वेलोसिटी मान लीजिए। इधर हमने टाइम ले लिया जैसे हमने वहाँ लिया था। ठीक है, तो ये हो गया t1, ये हो गया t2 और ये हो गया t3। अब इसको हम मिला देते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिल गया, एक स्लोप मिल गया। ठीक है, अब जो ये स्लोप है, ठीक है, अब ये क्या होगा भाई v2 और ये होगा v1, ये होगा t2 t1 और ये t2 है। ठीक है, तो इनका जो ये इतना स्लॉट है इसको हम क्या बोलेंगे, v2 माइनस v1, या इसको हम डेल v लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1, इसी को डेल v लिख सकते हैं, डेल t लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये सेम टू सेम हमने वैसे ही किया है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, करना पिछली बार की तरह ही हमें कि भाई हमें पता है कि स्लोप जो होता है दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डेल वी अपॉन डेल टी दिख रहा है। मतलब टेन थीटा जो है किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल टी के इक्वल है। और इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। मतलब टेन थीटा क्या हो गया भाई, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन हो गया। मतलब जैसे जैसे थीटा में चेंज करेंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए क्या क्या अलग अलग वैल्यू आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई अलग अलग एंगल्स पे। पहले हम बात करेंगे फॉर केस वन, है ना। केस वन है यहाँ पर, केस वन क्या है भाई, एंगल थीटा इज इक्वल टू दिया है 0 डिग्री। कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पर टेन जीरो कितना होगा भाई, टेन जीरो हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, पैरेलल। भाई एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। ठीक है, जब भी ऐसा ग्राफ बनेगा तो स्पीड हमेशा कैसी होगी, 0 होगी, है ना। जब भी थीटा 0 होगा, प्लेन ये जो पैरेलल इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी बनेगा, जब भी ग्राफ बनेगा, तो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की यदि हम बात करें तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो tan 90 कितना होता है भाई, हमेशा की तरह इन्फिनिटी, जैसे पिछली बार किया हमने। तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यू मिल गई। अब क्या है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो टाइम क्या है भाई, टाइम तो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी। मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कैसा है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, बहुत ज्यादा, बार बार अपने आप को चेंज कर रही है बहुत। ठीक है, और केस थर्ड क्या है, केस थर्ड जो है उसमें हमें क्या लिखना है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेना है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अब tan 45 कितना होता है भाई, tan 45 इज इक्वल टू होता है 1। tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो tan 45 1 होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था 1 मतलब एक वैल्यू है और वैल्यू मतलब कांस्टेंट आ गया। तो जब भी ग्राफ कैसा होगा, 45 डिग्री एंगल बनाया कुछ इस तरीके से, तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या शो कर रहा है कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये v हो गया ऊपर की तरफ और ये t हो गया। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ जो है आपके किससे रिलेटेड बन गए, स्पीड टाइम ग्राफ के लिए या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक चीज और फाइंड कर सकती है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है किसी ग्राफ का, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का ही है। क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वांटिटी और हम निकाल सकते हैं। जैसे भाई यहाँ पर स्पीड तो दी होती है ना, हम एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और एक क्वांटिटी और है जो इससे फाइंड हो सकती है, वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है या डिस्टेंस कैसे निकल जाता है, हम वो निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जो यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, जो हमें यहाँ एबीसी दिख रहा है, ठीक है, इसमें ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, होगा ना। हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। कितना भाई, बेस जो है टाइम है, जिसको हमने डेल टी लिखा है, तो ये हो जाएगा डेल टी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है, वेलोसिटी डेल वी है, तो मैंने यहाँ डेल वी लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हाफ डेल टी इंटू वी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, डेल टी से मल्टीप्लाई करना है, डेल टी से डिवाइड करना है। ऑन मल्टीप्लाई
del t in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू डेल टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ डेल ए इंटू डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास आ गया। अब ये हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, अब याद करिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ ना ग्राफ, तो कोई भी चीज जनरली रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 0 है। तो क्या बचा, s इज इक्वल टू बचा, यहाँ लिख देता हूँ s इज इक्वल टू 0, सॉरी u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या है, इस s का मतलब क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। मतलब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। मतलब वो तीनों क्वांटिटी, जैसे हमने 3 ग्राफ पढ़े, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा पढ़ा हमने स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये ऐसा ग्राफ है जिससे हम तीनों क्वांटिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दी होती है और साथ में एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो किया क्या हमने, सबसे पहले भाई स्लोप निकाला tan थीटा, जिससे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड, एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया tan थीटा को। मतलब थीटा की वैल्यू चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, तो थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हमने एक्सेलरेशन निकाला। फिर हमने क्या किया भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला तो हमने क्या किया भाई, हाफ बेस इनटू हाइट पुट किया, दोनों वैल्यूज पुट कर दी। हमें क्या मिल गया भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल s के बराबर मिल गया। कहां से, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, तो क्या जब भी हम किसी ग्राफ का कोई क्वेश्चन हमें दिया होगा, उस ग्राफ के क्वेश्चन में जब भी हम किसी चीज का एरिया निकालेंगे, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ही बना देता हूं छोटा सा यहाँ पर, हल्का सा ध्यान रखिए, इसके बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि सपोज करिए क्वेश्चन दिया है इस तरह से, ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है, या ऐसा नहीं दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये 10, ये 20 और ये दिया हुआ है 30 और ये दिया है 40, ठीक है, ये 40 पे मिल रहा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये 20 पे मिल रहा, और ये जो टाइम है ये 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और ये 8 सेकेंड। तो देखो ये 8 सेकेंड पे मिल रहा है और ये ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया और यहाँ बन गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया जब निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम इस जो ग्राफ हमारा बन रहा है उस ग्राफ का हम एरिया फाइंड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट, यदि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो, ठीक है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा और उसमें हम क्या फाइंड कर लें, एरिया निकाल दें, जो भी जितना भी ग्राफ बन रहा है उसके अंडर में जितना एरिया आ रहा है उसका एरिया हम निकाल। अब यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 4 से 6 सेकंड तक, सपोज करिए सेकंड में दिया है, ठीक है, 4 से 6 सेकंड तक मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या करेंगे, सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, मतलब इसका एरिया निकाल दीजिए, सॉरी ये पूरा एरिया निकाल दीजिए, इतना ट्राइंगल और इसका पूरा जब एरिया निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको कि 4 से 6 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। यदि मैं ये इसका एरिया निकाल दूं 0 से 4 सेकंड तक का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, एरिया निकाल देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आगे का इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, या एक्सेलरेशन अलग अलग वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है। आइए आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पे किसको लेंगे, एक्सेलरेशन को लेंगे, ठीक है। आइए बना लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम को ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, एक्सेलरेशन को, ठीक है।
सपोज करिए यहाँ पर A1, यहाँ A2, यहाँ A3 और यहाँ A4 दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइम है दैट इज T2, ये T1, T3 और ये T4। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको जो स्लोप मिला है ना, स्लोप मिल गया ये आपको ABC, ठीक है। अब इस स्लोप की बात करें तो क्या हमें वैसे ही वैल्यू निकालनी है जैसे हमने फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ में किया था। तो फर्स्ट ग्राफ में हमने क्या किया था भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें मिला था, डेल एस अपॉन डेल टी मिला था। तो डेल एस अपॉन डेल सी किसके, डेल टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो हमने वेलोसिटी पुट कर दिया था वहां पर। फिर हमने दूसरा ग्राफ जब किया था तो हमें डेल वी अपॉन डेल टी मिला था, तो हमने एक्सेलरेशन पुट कर दिया था। तो आप सोचिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, डेल ए अपॉन डेल टी मिलेगा। तो आप सोचिए क्या डेल ए अपॉन डेल टी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होता है, नहीं होता। मतलब आपको यहाँ पर स्लोप को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल टी कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्लोप को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम किसको कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, जो भी एरिया मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, डेल ए मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है डेल टी, आपने डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है एबीसी का, ठीक है। ये ग्राफ हो गया हमारा, इस तरफ A1 A2 A3, जिसको हमने लिख दिया डेल ए, और इधर मिल गया T1 T2 T3, तो हमें क्या मिल गया, डेल टी, ठीक है। तो आइए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है भाई, डेल ए है ना, हाइट कितना है, सॉरी बेस जो है डेल टी है और हाइट क्या है, डेल ए, ठीक है। आपने जैसा वहां किया था, वहां क्या किया था, डेल टी से मल्टीप्लाई किया था, डेल टी से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाई डेल टी न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल टी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और डेल ए तो है ही, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। आपको पता है हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। हाफ ए टी स्क्वायर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट u इज इक्वल टू कितना है, 0, तो s इज इक्वल टू हो जाता है हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना अपॉन टाइम। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है। तो ये आ जाएगा किसके इक्वल, वेलोसिटी के इक्वल। मतलब जब भी हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। जैसे कि हमने एक ग्राफ बनाया था, एग्जांपल में लिया था न्यूमेरिकल में, वैसे हम यहाँ ले लेते हैं ग्राफ वैसा का वैसा। सपोज करिए कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं भाई, ये दिया हुआ है टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड दिया। आपने देखा भाई 6 सेकेंड पे मिल रहा है, ये 3 सेकेंड पे मिल रहा है और ये 0 सेकेंड हो गया। ये इसकी एक्सेलरेशन जो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने क्या देखा भाई, 0 से लेकर 3 तक जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो यदि आपको फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए, और यदि इस ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि कितना वेलोसिटी कवर की, एक्वायर की किसने, इस पार्टिकल ने, फ्रॉम 3 to 6 सेकेंड। आया समझ में। तो इस तरह के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, ठीक है। आप समझ लीजिए बस कि ये जो ग्राफ है वो क्या डिफाइन करता है, ये वेलोसिटी को डिफाइन करता है कि भाई वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल, या एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, जो भी आपके पास हो, आप उसका एरिया निकाल दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर इन तीनों ग्राफ को करने से आपको क्या समझ में आया, देखिए पहले ग्राफ की यदि हम बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। तो उसमें आपने क्या किया, आपने उसमें स्लोप निकाला, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिला, वेलोसिटी मिला, ठीक है। जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाला, हमने स्लोप निकाला, तो हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब हम उसका ट्राइंगल का एरिया निकाला तो हमें क्या मिल गया, पिछली वाली वैल्यू, ठीक है। अब अगला जो ग्राफ है उसमें हमने क्या किया, स्लोप तो निकला नहीं, क्या निकाला, एरिया निकाला, तो हमें क्या मिल गया, पिछली क्वांटिटी। तो जब भी हम आगे की तरफ करते हैं तो पिछली क्वांटिटी आती है और पीछे की तरफ करते हैं तो आगे वाली क्वांटिटी आती है। मतलब जब भी हम क्या निकालते हैं,
स्लोप निकालते हैं तो अगली वाली क्वांटिटी आती है, और जब भी हम एरिया निकालते हैं तो पिछली क्वांटिटी आ जाती है। समझ में आया? तो पहली क्वांटिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट, दूसरी थी वेलोसिटी, तीसरी थी एक्सेलरेशन। तो जब हम स्लोप निकालेंगे इसका, मतलब वेलोसिटी का हमने स्लोप निकाला तो क्या आया? पीछे वाली क्वांटिटी। और जब हमने आगे वाली क्वांटिटी आई, और जब हमने उसका एरिया निकाला तो पीछे वाली क्वांटिटी आ गई। हमने यहाँ पर स्लोप निकाला था तो अगली क्वांटिटी आई थी। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमने क्या किया था? जब हमने स्लोप निकाला था तो क्या कौन सी क्वांटिटी आई? वेलोसिटी आई। वैसे ही जब हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में निकाला तो स्लोप निकाला तो क्या हुआ भाई? कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब हमने एरिया निकाला तो पिछली क्वांटिटी आ गई, मतलब वेलोसिटी। क्लियर है? तो इन तीनों ग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना, ये रिलेशन भी एक तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।